नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। काफ़ी सारे लोगों ने आगामी 67वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ की डिमांड की थी। उन सभी लोगों की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए बिहार पीसीएस के लिए जीएस की एक अलग प्लेलिस्ट मैं तैयार करने जा रहा हूं चैनल पर। बिहार पीसीएस से संबंधित जितनी भी वीडियोज़ बनेंगी जीएस की, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगी, टेस्ट के रूप में होंगी, वो सारी की सारी वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कोर्स चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। आज ये पहला टेस्ट जो कि एक मॉडल पेपर है, जिनके दो टॉपिक साइंस और हिस्ट्री लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। कोशिश ये है कि जिस तरीके से बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी स्टैंडर्ड पर प्रश्न तैयार करके आपका अभ्यास कराया जाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज के इस पेपर में, आज के इस टेस्ट में कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न हिस्ट्री के और उसके बाद मेजॉरिटी प्रश्न साइंस के हैं। काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है साइंस का। प्राचीन भारत में गांधार शैली किस संप्रदाय से संबंधित रहा? प्रश्न ये भी बन सकता था, प्राचीन भारत में मथुरा शैली किस संप्रदाय से संबंधित रहा? मथुरा और गांधार शैली किस सम्राट के शासनकाल में अस्तित्व में आए? ये भी प्रश्न बन सकता था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आप देख रहे हैं, विचार करिए, वीडियो को रोक करके आप सोच सकते हैं। ऑप्शन ई जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है बिहार पीसीएस द्वारा। अभी हाल के कुछ सालों में ऑप्शन ई देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा। पूरे 150 प्रश्नों में से 10 से 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें उत्तर जो है ऑप्शन ई होता है। अगर आपका आंसर पहले 4 ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको ऑप्शन ई को टिक करना होता है। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सोच लिया होगा आप सभी लोगों ने। सही जवाब है प्राचीन भारत में गांधार शैली और मथुरा शैली बौद्ध संप्रदाय से, महायान संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय। तो इसका पहले का जवाब है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी के साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। भारतीय वास्तुकला में पित्रादुरा शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल में आया? पित्रादुरा शैली पर प्रश्न बन चुका है अभी हाल ही में पेपर में, बिहार पीसीएस में, इसकी विशेषताओं को लेकर के, और फिर से प्रश्न बन सकता है। इसका एक बेस्ट उदाहरण के रूप में प्रश्न बन सकता है। तो पहले तो देख लेते हैं इसका स्वर्ण काल। सही करिए, कौन सा इसका सही जवाब होगा? भारतीय वास्तुकला में पित्रादुरा शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के। एतमादुल्ला का मकबरा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरे का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल का प्रसिद्ध उत्तराधिकार का युद्ध से कौन संबंधित नहीं है? थोड़ा कठिन प्रश्न, लेकिन प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी इससे। मुगल काल का प्रसिद्ध, काफ़ी फेमस रहा ये उत्तराधिकार का युद्ध। कई शासकों के बीच में लड़ा गया मुगल की राजगद्दी के लिए। तो उत्तराधिकार का युद्ध, औरंगजेब संबंधित थे, दारा शिकोह भी संबंधित थे, जहां आरा भी संबंधित थी। जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया, जबकि रोशन आरा ने औरंगजेब का, और मुरा बख्श भी संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तराधिकार के युद्ध से कौन संबंधित नहीं है, यानी कि समसामयिक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई को ध्यान में रखें। परम ज्ञान कैवल्य का उल्लेख किस संप्रदाय धर्म में देखने को मिलता है? बौद्ध, जैन, शैव, हिंदू। सोचिए, परम ज्ञान कैवल्य का उल्लेख हमें मिलता है, चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म में। जैन धर्म में ऑप्शन बी। कनिष्क के शासनकाल में किस संप्रदाय को विशेष रूप से समर्थन प्राप्त था? बौद्ध धर्म को। और इसी के शासनकाल में
गांधार कला और मथुरा कला उत्कृष्टता प्राप्त की थी शैली ने। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 7वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वातावरण में मीथेन गैस को जोड़ता है? दलदली क्षेत्र, धान का खेत, पशुओं की चुगाली, कोयला खदान। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई, चारों। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा केमिकल रसायन जिम्मेदार है? प्रश्न को ध्यान से देखें। अम्ल वर्षा के लिए कौन सा केमिकल रसायन जिम्मेदार है? कार्बन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर। सही जवाब क्या होगा? 8वें का सही जवाब क्या होगा? 8वें का सही जवाब है सल्फर। और अम्ल वर्षा बनती किससे है? SO2 प्लस NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेन वाटर। ठीक है, बारिश का होना जरूरी है अम्ल वर्षा में, प्लस सल्फर के ऑक्साइड्स होने चाहिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। और ये एसिडिक क्यों बनता है? सल्फर की वजह से। नगरों में पेयजल स्वच्छ संयंत्रों में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात हो रही है, जहां पर पानी को स्वच्छ किया जाता है और पूरी सप्लाई की जाती है, उस ट्रीटमेंट प्लांट्स में, संयंत्रों में जल को स्वच्छ करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब क्या होगा? 9वें का सही जवाब है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। एक बार प्रश्न यह भी पूछा गया है कि स्विमिंग पूल में किसी व्यक्ति के नहाने के बाद उसकी त्वचा में रूखापन या फिर ब्लीच हो जाता है, वो किसके कारण होता है? तो क्लोरीन गैस के कारण, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी को भी स्वच्छ किया जाता है क्लोरीन गैस से ही। ठीक है, चलिए। पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाला आंसू गोला इनमें से क्या है? वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और उनसे भी टेस्ट को सोल्ड आउट करें। आंसू गोला इनमें से क्या है? भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस द्वारा जो है आंसू गोले का यूज़ किया जाता है और वो होता है क्लोरोपिक्रीन। आंसू गोले के कई रसायन हैं, कई केमिकल से बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पेपर में आपको वो 4 तरीके दे देगा जिससे कि आंसू गोला बनाया जाता है। यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन सी है, क्लोरोपिक्रीन। आंखों में जलन होती है। कार्बन पद चिन्ह से क्या तात्पर्य है? कार्बन समर्थित उत्पाद, राष्ट्रों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस, मानव और प्रकृति द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण, मानव प्रकृति किसी भी उत्पाद द्वारा छोड़ा गया कार्बन, उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। सोचिए, वीडियो को रोक करके आप सोच सकते हैं, समय ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, मानव प्रकृति या फिर किसी भी उत्पाद द्वारा छोड़ा गया कार्बन वातावरण में जो है वो कार्बन पदचिन्ह कहलाता है, ना कि प्रदूषण। सी इस वजह से गलत हो गया है। और किसी भी उत्पाद ये भी शामिल है इसके अंदर, इसकी परिभाषा में कार्बन पदचिन्ह। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कार्बन सिंक किसे कहा जाता है? कार्बन सिंक, कार्बन सिंक किसे कहा जाता है? विश्व में नदी द्वीप का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सी नदी प्रस्तुत करती है? प्रश्न सीधा ऐसे ही आएगा, आपको प्रश्न को समझना भी है और उसका उत्तर भी खोजना है। नदी द्वीप यानी कि नदी द्वारा निर्मित द्वीप
का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सी नदी प्रस्तुत करती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े द्वीप माजुली का निर्माण करती है। ठीक है, माजुली। इंफ्रारेड किरण का प्रयोग किस एक में नहीं होता है? इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किस एक में नहीं होता है? शरीर को गर्म करने में, रिमोट टेलीविज़न में, थर्मल इमेजिंग कैमरा में, खोजी कार्य में। वीडियो को रोक करके आप समय ले सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ई, इन सभी में इसका प्रयोग होता है। तो दिए गए ऑप्शन में जवाब नहीं है। प्रश्न पूछा था कि इंफ्रारेड किरण का प्रयोग किस एक में नहीं होता है। इंफ्रारेड किरणें, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो भी एक तरह की इंफ्रारेड किरणें ही होती हैं। इसमें गर्माहट का एहसास होता है, स्किन गर्मी महसूस करती है सूरज की किरणों में, क्योंकि ये इंफ्रारेड किरणें होती हैं। रिमोट टेलीविज़न को, रिमोट में जो है लाल बत्ती जो जलती है उसमें इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग होता है। थर्मल इमेजिंग कैमराज में होता है। इसके अलावा बंदूकों में आपने लाल कलर की किरणें देखी होंगी जो कि रात के समय यूज़ की जाती हैं आर्मी में, वो भी खोजी कार्य में, तो वो भी सही है। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही हैं इंफ्रारेड किरणों के मामले में। तो हमारा उत्तर इन ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई है। एवागैड्रो नंबर, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, इसका सही वैल्यू क्या है? एवागैड्रो, ईमानदारी से टेस्ट को सॉल्व करना है, चेक करना है कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 14वें प्रश्न का ऑप्शन डी, 6.022 गुणे 10 की पावर 23। ये 10 की पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ऑप्शन डी, 10 की पावर यानी कि 10 की घात। निम्न में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रभाव नहीं डालता? आप सभी लोग जानते होंगे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर प्रभाव नहीं डालेगा? प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, उपरोक्त में कोई नहीं। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन जो है उसका को उत्पाद है, यानी कि प्रक्रिया बन जाने के बाद जो निकलता है वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है पौधे के प्रकाश संश्लेषण पर। आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है ये, ऑक्सीजन इसका आंसर है। बाकी चीज़ें जो हैं तापमान, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मिनरल्स, ये सभी जो हैं प्रभाव करेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि तापमान अगर बढ़ जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस की जो रेट है वो भी इंक्रीज कर जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ता है। तो यही कारण है कि भूमध्य रेखीय देशों में जो वनस्पति है वो इतनी ज़्यादा हमें हरियाली देखने को मिलती है, वो इतनी ज़्यादा सदाबहार वर्षावन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को तेज कर देता है। निम्न में से कौन सर्वोच्च घातक रेडियो एक्टिव पदार्थ है? यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम। सही जवाब हो जाएगा इसका पोलोनियम, पोलोनियम। परमाणु बिजली रिएक्टर्स में मंदक के रूप में, कूलेंट के रूप में कौन सा एक प्रयोग में नहीं लाया जाता है? प्रश्न क्या पूछ रहा है पहले उस पर फोकस करिएगा। नहीं लाया जाता है। गुरुजल, हीलियम, कैडमियम रोड, लिक्विड सोडियम। परीक्षा हॉल में जल्दी से पेपर को सोल्ड आउट करने के चक्कर में हम प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते, इस वजह से हमारे कई आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न फोकस करके पढ़िएगा पूछा क्या है। परमाणु बिजली रिएक्टर्स में मंदक के रूप में कौन सा एक प्रयोग में नहीं लाया जाता है? 2 से 3 बार पढ़िएगा, नहीं ऑप्शन जरूर देखिएगा। तो गुरुजल, हैवी वाटर यूज़ किया जाता है, हीलियम भी यूज़ किया जाता है, कैडमियम रोड्स भी यूज़ की जाती हैं, लिक्विड सोडियम भी यूज़ किया जाता है।
तो हमारा आंसर ऑप्शंस में नहीं है, तो ई है। समुद्री शैवाल निम्न में से किसका स्रोत माने जाते हैं? सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या ऑप्शन ई? सही जवाब है समुद्री शैवाल, आयोडीन। आयोडीन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। समुद्री शैवाल निम्न में से किस प्रदूषक के सूचक होते हैं? मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो समुद्री शैवाल वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है, वायु एयर पॉल्यूटेंट्स के सूचक होते हैं। और उनमें से भी प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि किसके सूचक माने जाते हैं। वातावरण में किस पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है और उसका इंडिकेटर के रूप में काम करता है समुद्री शैवाल, वो बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड्स। सल्फर ऑक्साइड्स। भारत के तमिलनाडु राज्य किस प्रकार के कोयले के लिए विश्वविख्यात है? एंथ्रोसाइट्स, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। भारत का तमिलनाडु राज्य लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। प्रश्न ये भी बन सकता था, प्रश्न तो सेम रहता लेकिन ऑप्शन जो है प्रथम प्रकार का कोयला, द्वितीय प्रकार का कोयला, तृतीय प्रकार का कोयला, चतुर्थ कोयला। कोयले की 4 कैटेगरीज बताई गई हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो जो लिग्नाइट है वो तीसरे प्रकार का कोयला है। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में, तृतीय प्रकार का कोयला। ठीक है। भारत में इनमें से किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, सबको बताना है कमेंट सेक्शन में। उपरोक्त में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश सर्वाधिक होता है? ऑप्शन आपके सामने है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। कोयले का अंश, कार्बन का अंश सबसे ज़्यादा किस में होगा? कहने का मतलब ये है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होगा इसमें से। अब आसान हो गया होगा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? क्षयकरण का मतलब लोहे का रस्ट हो जाना, लोहे में जंग लग जाना। तो शुद्ध हिंदी में जो है प्रश्न आता है एग्जाम में, तो लोहे का क्षयकरण का मतलब ये होता है कि लोहे का झरना, लोहे में जंग लग जाना। तो ये किसके वजह से होता है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, साथ ही साथ नमी। इन दोनों की प्रेजेंस के अंदर ही लोहा जो है क्षरित होता है, लोहे में रस्ट लगता है, जंग लगती है। ऑप्शन डी है इसका, ऑक्सीजन और नमी। निम्न में से किस मिश्र धातु को अमलगम कहा जाएगा? अमलगम पूछा गया प्रश्न है बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस में। सही जवाब इसका क्या होगा? अमलगम किसे कहा जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ई। अमलगम पारा के साथ किसी भी धातु के मिश्रण को कहा जाता है। किसी भी धातु, याद रखिएगा, पारा का होना जरूरी है उसमें, तभी वो अमलगम कहलाएगा। पारा और जस्ता, ठीक है, पारा या कुछ और, लेकिन पारा का होना जरूरी है। निम्न में से कौन सा धातु जल पानी में त्वरित क्रिया करता है, यानी कि हाईली रिएक्टिव है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। उपरोक्त में कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगा सोडियम, पोटेशियम। तो इस हिसाब से ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। ई इसका सही जवाब है। तो कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हुए, प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।